हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और आपको पता ही है कि हमारा एक टॉपिक है वो चल रहा है, दैट इज रेस्पिरेशन। और उसी टॉपिक को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम विच इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, अब रेस्पिरेशन के लिए चाहिए क्या? सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। और कहाँ पे पहुँचेगी? सेल में। सेल तो बहुत दूर है। इट मीन्स इतने दूर सेल तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए हमारे कुछ ऑर्गन्स मदद करेंगे। और वो ऑर्गन जो इन ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पहुंचाने में मदद करेंगे, उन्हीं ऑर्गन के जुड़ने से एक सिस्टम बनेगा। और उस सिस्टम को आप बोलोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। अब हम आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमंस के अंदर, वो दो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। एक बना है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंड सेकेंड इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जैसे आप देख रहे हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पे देख पा रहे हो आप। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है एक ट्रैक्ट का मीनिंग हो गया पाइप से बना हुआ रास्ता, है ना। सो यहाँ पे हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि नोज। तो नोज जो है दैट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, और जो इसका एंड पार्ट है वो है एल्वियोलाई, मतलब पाइपों से जुड़ा हुआ एक रास्ता, ट्रैक्ट, जो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को नोज के थ्रू, नॉस्ट्रल के थ्रू आपके एल्वियोलाई तक पहुंचाएगा। ओके, अब इसमें दो चीज़ें होंगी नहीं, नेचुरल सी बात है। ट्रैक्ट है तो बहुत सारे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे। तो क्या क्या आएगा? हमने देखा नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, फिर आगे उसकी भी डिवीजन होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर लास्ट में जाके आपको जैसे ग्रेप्स के आगे बंचेज होते हैं वैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। तो ये सारे का सारा रास्ता, यहाँ से ही हवा अंदर जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ से ही एयर क्या करेगी, अंदर 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 चलती जाएगी और आपके ब्लड लेवल तक पहुँच जाएगी। ये एल्वियोलाई ही हैं जो आपको ग्रेप्स की तरह दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स। यही एल्वियोलाई जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ब्लड तक पहुँचाएंगे ऑक्सीजन को। आगे का काम ब्लड करेगा, कैसे करेगा वो हम पढ़ेंगे इसको। ये था पूरा का पूरा ट्रैक्ट एंड दैट ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, इसके साथ साथ हमारी बॉडी में और बड़ा रोल प्ले करते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एंड व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर द लंग्स, आपको पता ही है। और इसी लंग्स के कारण हमारी रेस्पिरेशन को बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बिकॉज लंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और आज देखो कोविड-19 के अंदर जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? लंग्स में। क्योंकि लंग्स जो हो रहे हैं पूरे के पूरे ब्लॉक हो रहे हैं। फंगस, ब्लैक फंगस आ रही है, जो हमारे कोविड-19 में देख रहे हो जो वायरसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे लंग्स के ऊपर ही ब्लॉकेज कर रहे हैं। और इसी लंग्स के कारण हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और फिर नेचुरल सी बात है, जब आपको भी पता है जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो पोर्स खुले होंगे तो हमारी ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी, सेल तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। लेकिन अगर वो पोर बंद हो जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन लेने में, इनहेल करने में भी प्रॉब्लम होगी। इट मीन्स लंग्स ही हैं जिसके कारण ये हमारा सारा प्रोसेस हो रहा है। तो ये दोनों को अगर मिला दें, किसको? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि नोज से लेके एल्वियोलाई तक जो रास्ता है उसको, और अब लंग्स को भी साथ में मिला दें तो जो बनेगा इस सिस्टम को बोलोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, हमें एक और सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट, ब्लड ये सब मिलके काम करेंगे ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स की। सो डिफरेंट ऑर्गन दैट आर एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहला ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगा दैट इज़ द नोज़। सो आपको पता ही है, और आगे मैं जो बता रहा हूँ उसकी डायग्राम भी आपको बड़े क्लियर कट दिख रही है। पूरा ध्यान से देखना है, एंजॉय करना है, क्योंकि ये आपके अपनी बॉडी के ऑर्गन्स हैं। तो आप इनको बड़े अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे और बड़े अच्छी तरह से इसको समझ भी सकते हो। तो नोज़ तो सबको पता है, सबके पास अभी भी है और बड़े आराम से इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो और इसमें जो जो पार्ट्स हैं उनके पार्ट के फंक्शन को भी समझ सकते हो। ओके, तो सबसे पहला जो नोज़ है इसमें देखोगे 3 पार्ट्स आएंगे। नोज़ के अंदर जैसे वो
डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है आपको। तो इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस नोज़ के दो यहाँ पे क्या हैं ओपनिंग्स हैं। तो ये जो दो ओपनिंग आपको दिख रही हैं ये क्या हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल नेरीज। क्या बोलोगे, एक्सटर्नल नेरीज। तो ये जो दो सुराग दिख रहे हैं आप बच्चे खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आप फिंगर तो डाल रही हैं है ना। सो ये जो यहाँ पे आप फिंगर डालते हो ये दो ओपनिंग्स हैं, इन्हीं दो ओपनिंग्स को आप बोलते हो दैट इज एक्सटर्नल नेरीज। एक्सटर्नल इसलिए बोला क्योंकि बाहर वाली साइड है। ओके, अब हमने बोला कि ये जो एक्सटर्नल नेरीज है इनका क्या काम होता है। तो अगर हम इनको बंद कर दें ऐसे करके तो हमारे अंदर ऑक्सीजन तो जाएगी नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसा करोगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा और हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात आती है करता क्या, तो इसी ओपनिंग के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर जाती है। मैं ऑक्सीजन नहीं बोल सकते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती है लंग्स तक, हमारे ऑक्सीजन भी जाएगी, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो वो भी जाएगी, प्लस अगर उसके अंदर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी जाएगा। यानी जो भी एटमॉस्फेयर में चीज़ें होंगी वो सब जो भी गैसेज हैं वो हमारे लंग्स तक जाएंगी। अब बात आती है दूसरी कि ये नेरीज जो हैं इनके अंदर हम जाएंगे, तो आप चल के देख सकते हो। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इन दोनों नेरीज के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इनके अंदर आपको दिख रहा है दैट इज नेजल चैम्बर। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा नाक के अंदर जो दो पूरे के पूरे आपको चैम्बर दिखते हैं, इन चैम्बर्स को बोलते हो नेजल चैम्बर। अब इस नेजल चैम्बर में ऑब्जर्व करो आपने क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बड़े आराम से, इस नेजल चैम्बर के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ ध्यान से देखोगे आपको फ्लूइड भी दिख रहा है ना। फ्लूइड मनी यानी कि एक वाटरी सब्सटेंस दिख रहा है, दो चीज़ें दिख रही हैं। ओके, अब इन दोनों चीज़ों का क्या फ़न है हमारे लिए, बड़ी बार हमारे दिमाग में आता है क्यों है हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द नेजल चैम्बर, व्हाई देयर इज़ ए फ्लूइड। तो बच्चा दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये पता होना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो हम जब सांस लेते हैं, अब इनहेल करते हो, सारे लेंगे आप, सारे इस टाइम लो। तो मैंने क्या किया, इनहेल किया। अब जैसे आप इनहेल करते हो तो आपको भी पता है कि आपके इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, बड़े सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंटीजन की तरह काम करते हैं, जो हमारी बॉडी में जाएंगी तो रिएक्शंस करेंगी और उस रिएक्शन से हमें एलर्जी हो सकती है, और कई बार तो एलर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होती है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या करते हैं, जब ये उनसे टकराते हैं तो ये वहीं पर गिर जाएंगे नीचे। जैसे आप भाग रहे हो और भागते भागते किसी पेड़ से टक्कर लग जाए, है ना, बड़े मूवीज़ में भी देखते हो, तो टक्कर लगेगी तो हम नीचे गिर जाए, गड़म से नीचे गिर जाएंगे। जब नीचे गिरेंगे तो नीचे कौन है, नीचे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बड़ा ऐसे फ्लूइड की तरह, गम की तरह होता है। तो वो क्या करेगा, वो इन सभी चीज़ों को अपने अंदर समाना शुरू कर देगा, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। इट मीन्स जैसे आप सांस लेते हो तो आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स, जहाँ वो पार्टिकल जिनका साइज़ बड़ा है और हमारी बॉडी में उनका कोई ना कोई गलत रोल हो सकता है, टकराने के बाद वो उस फ्लूइड के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, और वो फ्लूइड जो होगा अब वहीं पे रहेगा, उसको अंदर तो जाने नहीं देगा। इससे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है हम उससे नाक से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जहाँ फिर ऐसा होता है हमें छींक आती है ज़ोर से, है ना, तो आप स्नीजिंग करते हो। वो क्यों करते हो, वो आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ताकि जब हमारी बॉडी में पोलन ग्रेन चलेगी, कोई बैक्टीरिया चले गए, जब उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या करेंगे, हमारी इंटरनल वॉल जो होती है उसको खरोचेंगे, हेयर को खींचेंगे, कुछ ऐसा करेंगे ना। उससे क्या होगा, जहाँ जो पोलन ग्रेन होते हैं जो हवा में, वो उनके ऊपर एक केमिकल होता है, जब केमिकल पानी से मिलेगा तो हमारे नाक के अंदर थोड़ी सी रिएक्शन होगी, और उस रिएक्शन के दौरान हम क्या करेंगे, छींकेंगे ज़ोर से, और उसी दौरान हमारा जो फ्लूइड होगा वो बाहर आ जाएगा, यानी कि वो इन्फेक्शन बाहर आ गई। और अगर ऐसा नहीं होता हो वो अंदर चल जानी थी। और अब हम क्या करते हैं, छींक कैसे मारते हैं, नाक को बंद करते थे, नाक से बंद करके मुंह से मार देते हैं, तो क्या होगा, आपकी इन्फेक्शन तो अंदर ही रही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इतने ज़ोर से छींकना है कि सारे का सारा गंदी बाहर आ जाए और लोगों को इन्फेक्शन हो जाए। नहीं, आपने क्या करना है, हैंकी लेना है और हैंकी लेके आपने आगे रख के फिर छींकना है, ताकि आपकी बॉडी से इन्फेक्शन निकल भी जाए और लोगों को इन्फेक्शन ना हो। यहाँ तक आया समझ, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी आप इस वे से समझोगे तो मजा आएगा, और अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ने के लिए, मार्क्स लेने के लिए सोचोगे या पढ़ोगे, आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। सो समझ आ गया ना,
और दूसरी बात, जब आप सांस लेते हो जितनी मर्जी गर्मी होगी, तो जब आपकी हवा यहाँ से होके जाती है तो वहाँ पे जो फ्लूइड होता है जब वहाँ से टकरा के जाएगी, तो आप यही सोचो कि हवा जा रही है और नहर के साथ, एक रिवर के साथ टकरा के जा रही है, तो वो अंदर जब जाएगी तो वो एयर कंडीशनर का काम करेगा। मीन्स हवा ठंडी होके जाएगी, तो वो आपको स्ट्रोक से बचाती है, बड़ी सारी चीज़ों से बचाती है। और बड़ी बार आपका नाक ड्राई होता है, तो जब आपका नोज़ ड्राई होगा, नेज़ल चैम्बर ड्राई होगा, तो जो हवा जाती है गर्म गर्म, उससे आपको सर में प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी के अंदर गर्मी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो इट मीन्स हमारा नोज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो दिस इज एज फॉर एज द नोज इज कंसर्न, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या है? आपने इसका नाम पहले भी सुना हुआ है। कहाँ पे सुना था? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, बिल्कुल ठीक। सो फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट स्टार्ट फ्रॉम इंटरनल नेरीज। ओके, इंटरनल नेरीज अंदर वाली नेरीज, यहाँ पे आपका नेजल चैम्बर खत्म होगा, एंड एक्सटेंड अप टू द लैरिंग्स। ये लैरिंग्स तक जाएगा। अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसकी लेंथ होती है टोटल दैट इज 12 सेंटीमीटर। देख रहे हो यहाँ पे आप बड़े क्लियरली। तो ये जो 12 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये अप्रॉक्सीमेटली है, ज़्यादा कम भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसका फंक्शन। तो ये पैसेज जो होता है, ये जो पाइप होती है, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीन्स ये फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन ही होगी। तो ये एक ऐसा रास्ता है, यहाँ से हवा भी अंदर जाएगी, और ये एक ऐसा रास्ता है, यहाँ से खाना भी अंदर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? उसके कुछ 2-4 फीचर्स हैं। तो लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। तो जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को साथ साथ देखते रहें, क्योंकि मैं हर एक स्ट्रक्चर को लगा रहा हूँ ताकि उसको बड़े आराम से विजुअलाइज कर सको, अपने दिमाग में बिठा सको, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, आप इनको ऐसे नहीं देख सकते। तो ये जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है इसके अंदर, हम अंदर से देखें तो ये जो लैरिंग्स आप देख रहे हो, इसके अंदर बहुत सारे मसल्स दिख रहे हैं आपको। ये जो मसल्स हैं, ये क्या काम करते हैं? तो ये मसल्स ही हैं जिनकी वाइब्रेशन के कारण हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, और अगर इनकी वाइब्रेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो शायद हम साउंड प्रोड्यूस ही ना कर पाएँ, हम वर्ड्स को बोल ही ना पाएँ। ओके, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हो गया कि ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया लैरिंग्स। इसका नाम है साउंड बॉक्स, जहाँ फिर इसको लैरिंग्स का भी नाम दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात आ गई कि ये पहला पार्ट है विंड पाइप का। अगर कोई पूछे विंड पाइप का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, आप बोल सकते हो लैरिंग्स। तो लैरिंग्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द विंड पाइप। थर्ड, अगर हम बात करें कि ये है क्या, ये लिंक करता है, फेरिंग्स को जोड़ता है किसके साथ? नीचे ट्रैकिया के साथ। तो इन दोनों के बीच का ये पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, और इसके अंदर मैंने बोला एक ओपनिंग होती है। जैसे ये स्टार्ट होता है, एक ओपन, जैसे एक पाइप है, तो उसके ऊपर वाले सिरे में एक सुराख होगा, ओपनिंग होगी, और एंड में भी तो ओपनिंग होगी, तभी तो हवा अंदर और बाहर जाएगी ना। सो जो इसकी ओपनिंग होती है उसको आप बोलते हैं ग्लोटिस। सो ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ द दैट इज ट्रैकिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बड़े आराम से, तो यहाँ पे इसको ओपनिंग दिख रही है ना, ये देखो यहाँ पे आपको ये देखो दिख रही है। सो ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे इसको? ग्लोटिस। और इस ओपनिंग के ऊपर एक कैप भी होता है, ढक्कन जिसको बोल सकते हैं। सो वो जो कैप होता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग को बोला अपने ग्लोटिस, और इसके ऊपर एक कैप होगी जिसको बोला है एपिग्लोटिस। एपी का मीनिंग ही होता है ऊपर, तो इसके ऊपर एक कैप होगी, जैसे एक बॉटल है उसके ऊपर कैप है, तो उसको सुराख को बोल दिया ग्लोटिस और कैप को बोल दिया एपिग्लोटिस। अब ये करेंगे क्या? ध्यान से सुनो। जब आप खाना खाते हो, जब भी आप खाना खाओगे तो होगा क्या? अब ये ग्लोटिस और एपिग्लोटिस है। अब ग्लोटिस का किसका पार्ट है? दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और साथ ही साथ क्या होगा इसका? ओसोफेगस होगी, आपका फूड पाइप भी होगी। तो खाना तो फेरिंग्स से इकट्ठा जा रहा था अंदर, क्योंकि वो दोनों में रास। अब फेरिंग्स अगर वो खाने को आपके ग्लोटिस के अंदर डाल देगी, तो आपको क्या होगा? आपकी ब्लॉकेज हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों की ऐसे हो भी जाती है, और इसके कारण डेथ तक हो जाती है, क्योंकि फूड पाइप में अगर कुछ भी चला जाए, हमारा एयर जो ब्लॉकेज हो जाता है, उससे डेथ हो जाती है। इसलिए बच्चों को बोला जाता है खाते समय कभी भी मत बोलो। बोलते हैं ना बच्चे आप सबको, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि अगर आप बोल भी रहे हो और खा भी रहे हो, तो आपके दोनों सिस्टम इकट्ठा काम करना शुरू कर देंगे। आप हवा भी ले रहे हो और आप खाना भी, तो अब पता ही नहीं चलता। एपिग्लोटिस कहता है भाई मैं हवा वाला बंद कर देता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि बच्चा बोल रहा है।
और उसको पीछे से ब्रेन से ऑर्डर आता है नहीं खाने वाला बंद कर, क्यों? क्योंकि बच्चा खा भी रहा है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको डिसीजन खुद लेना है, क्योंकि दो टाइम आप एक ही टाइम पे दो काम कर रहे हो, खा भी रहे हो और सांस भी ले रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा, उस बेचारे ने अगर ब्लॉक कर दिया कौन से वाला, गलती से फूड वाला, तो आपका सारा खाना कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ग्लोटिस के अंदर। एपिग्लोटिस की गलती नहीं, गलती तो आपकी है, आप खाना खाते समय बोल रहे हो और जोर जोर से बोल रहे हो, हंस हंस के बोल रहे हो, तो उससे क्या होगा, खाना चला गया ग्लोटिस में। अब क्या होगा, अब भगवान क्या करेगा या नेचर क्या करेगी, आपके लंग्स क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको बाहर निकालने की। तो फिर क्या होगा, जहाँ तो कि मम्मी पापा जोर से पेट दबाएंगे, जैसे पेट को दबाएंगे लंग्स दबेंगे और खाना आपका प्रेशर से बाहर आएगा। अब बाहर कहाँ से आएगा, रास्ता कौन सा है, नाक का। तो अब वो खाना मुंह से बाहर नहीं आएगा, आपके नाक से बाहर आएगा। तो बच्चा कितनी प्रॉब्लम है अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझते। इसलिए आपको बोला जाता है, बचपन से बोला जाता है, डाइनिंग टेबल पे जब भी आप खाना खाते हो, लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो कभी भी आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, सिर्फ खाने पे कंसंट्रेट करना है ताकि आपका खाना विंड पाइप में ना चला जाए। अब तो समझ गए होंगे इसका क्या काम है। इट मीन्स एपिग्लोटिस का काम होता है आपके एक टाइम पे जब आप बोलते हो तो आपको इसको ओपन कर देना है और जब आप खाते हो तो इसको क्लोज कर देना है। इसीलिए खाते समय जब आपका खाना यहाँ से नीचे जाता है आपकी सांस बंद हो जाती है। अभी करके देख सकते हो, अपने अपने सैलिवा को अंदर करो, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। जब मैंने सैलिवा को किया, जो भी देख रहा है, कोई भी इसको देख रहा है, वो सारे करके देखेंगे। अपने सैलिवा को अंदर करो, जब तक हमारा सैलिवा यहाँ से नीचे नहीं चल जाता आप सांस ले ही नहीं पाओगे, ज़बरदस्ती लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। यहाँ तक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। तो ये काम था ट्रैकिया का, एपिग्लोटिस का, ग्लोटिस का। द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैकिया। तो अब हम बात करेंगे ट्रैकिया की। तो आप कहाँ तक पढ़े, नोज, एक्सटर्नल एरीज, नेजल चैम्बर, इंटरनल एरीज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। कितना सफ़र तय करेंगे, इसके आगे का रास्ता जो है वो किसको तय करेगा, दैट इज विंड पाइप। एंड द विंड पाइप जो होती है उसको बोलते हो ट्रैकिया। अब ट्रैकिया है क्या, तो आप बिल्कुल क्लियर कट देखो, आपने अपने ब्रेन पे जोर नहीं डालना है, यहाँ पे सारी डायग्राम्स लगी हैं, आपने सिर्फ डायग्राम को देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको उस डायग्राम के साथ टैली करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या उसका मैच हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप ट्रैकिया को देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ट्रैकिया है क्या। ट्रैकिया एक पाइप है जो लैरिंग से स्टार्ट हो रही है ना, और इस ट्रैकिया के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो इस तरह से होते हैं, सी शेप। और ये पूरी सी है, बीच में से ही ब्लॉक नहीं होते हैं, मतलब हाफ सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं। मतलब ये पूरी हड्डी नहीं होती है, सॉफ्ट हड्डी होती है। जैसे आपके नाक के आगे टिप बनी है, जो आपके कान के अंदर हड्डी दिख रही है ना, ऐसे ही मटेरियल से बना हुआ है जिसको कार्टिलेजिनियस रिंग्स बोलते हो, है ना। सो ये सॉफ्ट हड्डी से बना हुआ। और नहीं तो आप अपने गले को हाथ लगा के देखो, करो टेस्ट करो सारे, अपने गले को ऐसे दबाओ तो यहाँ पे आपको एक हड्डी सी दिखेगी, है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सी। तो वो जो हड्डी दिखती है मेल में बड़ी क्लियर कट दिखती है, इस पोर्शन को आप बोलते हो ट्रैकिया। तो अब बात करते हैं ट्रैकिया के क्या क्या फीचर हैं। तो पहला फीचर तो यही आ गया कि ट्रैकिया कहाँ से स्टार्ट होता है, लैरिंग से, ओके। और ये कहाँ पे जाता है, लंग्स के अंदर चला जाएगा। जब अंदर जाएगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका जो साइज़ होता है कितना होता है, अगर हम इसके साइज़ की बात करें, लेंथ की बात करें, नियर अबाउट ये अप्रॉक्सीमेटली फेरिंग्स के साइज़ का ही होता है, मीन्स 12 to 30 सेंटीमीटर ही होएगा। साथ ही साथ अगर इसकी डायमीटर की बात करें, कितना मोटा है ये, तो ये मोटा होता है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। इसका डाया कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, ओके। और इसके अंदर जो आप रिंग्स देख रहे हो, दीज आर द कार्टिलेजिनियस रिंग्स। सॉफ्ट रिंग्स होती हैं, पूरी की पूरी रिंग नहीं होती, थोड़ी सी बीच में से एक गैप भी होता है। अभी मैंने बोला सी शेप होती है, इस तरह से सी शेप। अब बात आती है कि ये रिंग करेंगी क्या। पाइप का तो पता चल गया, आप जो एयर को इनहेल करे वो इसी रास्ते से आगे जाएगी, लेकिन इन रिंग्स का क्या फंक्शन है। आप कहते हैं सर नहीं होती तो ठीक था, क्यों इतना मोटी मोटी रिंग्स इसके अंदर हैं। तो ये रिंग्स क्या करती हैं, ये आपको बचाती हैं, आपके ट्रैकिया को बचाती हैं कि अगर आप लोम विलोम कर रहे हो, आप जोर जोर से ऐसे से करते हो, है ना, सांस लेते हैं छोड़ते हैं। बड़ी बार हमें बोला जाता है, जैसे अभी योगा चल रहा है, इस टाइम योगा के एक्सरसाइज करवाई जाती है, तो आपको बोलते हैं जोर से सांस को छोड़ो। आप सांस को छोड़ोगे तो आपको क्या होगा, आपकी पाइप
क्या होगी, कंप्रेस कर जाएगी, क्या होगी, कोलैप्स कर जाएगी, जहाँ फिर वो इतनी दब जाएगी जैसे पॉलीथीन होता है, उसमें मुंह में डाल कैसे करते हैं, जोर से कहते हैं, पॉलीथीन बंद हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, फिर वापस खुलता ही नहीं। आप एक सांस लो तो वापस सांस ही ना आए, है ना, मुश्किल हो जाए। तो इस सांस जो आप ले रहे हो, जो इनहेल कर रहे हो, वो कोलैप्सिंग से बचाता है। सो इट प्रिवेंट द पाइप ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए। इसीलिए यहाँ पे डर होता है, वहाँ पे क्या होगा, ये हमारी रिंग्स तब तक चलेंगे जब तक हमारी पाइप जो होती है उसके अंदर हवा का प्रेशर रहेगा। ओके, तो जहाँ पे कोलैप्सिंग का डर रहेगा तब तक ये वो उनके अंदर प्रेजेंट होंगी। मींस ये रिंग्स आगे भी चलेंगी, ब्रोंकाई के अंदर भी होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकस के अंदर भी होंगी, मींस लंग्स के अंदर भी ये हमारी जो पाइप्स उनमें प्रेजेंट होंगी। तो ये था हमारा ट्रैकिया। तो क्या था ट्रैकिया? विंड पाइप। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रैकिया के आगे वाले स्ट्रक्चर का। तो ट्रैकिया के आगे जो पाइप्स होंगी, जो ट्रैक्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकस। तो इट मीन्स जो ट्रैकिया था अब उसको आगे डिवाइड होना है। क्यों डिवाइड होना? बिकॉज वी हैव 2 लंग्स। अगर लंग्स 2 हैं तो पाइप भी तो अंदर 2 जानी चाहिए ना। अब ट्रैकिया ही आगे डिवाइड करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, और आगे जाके वो 2 लंग्स के अंदर चला जाएगा। और जैसे ये लंग्स के अंदर जाता है तो हम इस स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं, दैट इज प्राइमरी ब्रोंकस। ओके, अब प्राइमरी ब्रोंकस गया लंग्स के अंदर, लेकिन आगे हम लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लंग्स जो होता है, एक लंग्स के अंदर हमारे पास 3 लोब्स होती हैं, मीन्स उसके 3 कंपार्टमेंट हैं, और एक लोब के पास 2 कंपार्टमेंट हैं। तो जो लेफ्ट लोब है उसमें 2 कंपार्टमेंट हैं, जैसे आप देख रहे हो, और हमारा जो राइट लंग्स होगा उसके पास 3 कंपार्टमेंट हैं। तो अगर 3 कंपार्टमेंट है हमारे पास, तो नेचुरल सी बात है, जो पाइप अंदर गई थी तो हर एक कंपार्टमेंट में जाना ना। अगर आपके मोहल्ले में 3 घर हैं तो अगर पानी की पाइप आ रही है, हवा की पाइप आ रही है, तो तीनों घर में जाएगी ना। तो इसका मतलब वही ब्रोंकस जो है वो आगे 3 चैम्बर के अंदर जाएगा, इट मीन वो 3 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट लंग के पास 2 चैम्बर हैं, 2 लोब्स हैं, तो वहाँ पे किस में होगा? 2 में। तो ये पार्शियलिटी होगी, है ना। लेकिन पार्शियलिटी तो नहीं बोल सकते, लोब भी 2 थी, 2 में गया, 3 लोब्स थी तो 3 के अंदर डिवाइड हो गया। अब इसका नाम और चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे चलती जाएंगी वैसे वैसे जैसे डिवाइड हो रही है वैसे और ज़्यादा थिन होती जाएंगी, पतली होती जाएंगी, इनका डायमीटर भी कम होता जाएगा, क्योंकि वही चीज़ डिवाइड हो रही है तो पतली होती जाएगी। तो अब इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्रोंकस। ऐसे ही अब इन लोब्स के अंदर भी आगे आके ये डिवाइड हो जाएंगी, तो उनको क्या बोलोगे? टर्शरी ब्रोंकस। ओके, फिर आगे डिवीजन होगी तो आप बोलोगे ब्रोंकियोल्स। अब आगे डिवीज़न नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हमारे पास आ गया, जैसे आप एक दरख्त को देखते हो, एक दरख्त जब स्टार्ट होता है वो इतना मोटा होता है, फिर आगे किसकी ब्रांचेस निकलती हैं, फिर और ब्रांचेस निकलती हैं, फिर और ब्रांचेस निकलती हैं, तो जैसे जैसे वो डिवाइड होता है और पतला पतला होता जाएगा, थिन होता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम हमारा ट्रैकिया डिवाइड हुआ किसमें? प्राइमरी ब्रोंकस में। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हुई सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड हुई टर्शरी के अंदर, और वो आगे जाके कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल सबसे पतली जो होंगी हमारी, दैट इज ब्रांचेस होगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। और उसके आगे आपको एयर सैक लाइक, बैलून लाइक, जहाँ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जिसको आप बोलते हो टर्मिनल पॉइंट पे एल्वियोलाई। और यही एल्वियोलाई है, यहाँ पे एयर जो होती है ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। ओके, तो और वहाँ पे एक्सचेंज होगा किसका? गैसेस का। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर आपके सामने डायग्राम्स हैं तो वहाँ पे को क्लियर कट दिख रहा होगा कि एल्वियोलाई और ब्लड वेसल बिल्कुल इंटीमेट में हैं, और वहीं पे आपस में आदान प्रदान होगा, मीन्स चेंज होगा किसका? ऑक्सीजन का, और एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन द ब्लड एंड द एल्वियोलाई। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अब हम बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स करने जा रहे हैं, दैट इज़ लंग्स के। तो मैं साथ साथ डायग्राम्स भी बताऊंगा, एक एक पार्ट को समझाऊंगा। तो आपने जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको डायग्राम के साथ जरूर को रिलेट करें। तो सबसे पहला फीचर हम बात, और अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट है तो आपको पता ही है कि सॉफ्ट पार्ट होते हैं ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन जो है वो लगे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारी चेस्ट, स्टर्नम, यहाँ पे देखो ये पूरा आपका जो चेस्ट सिस्टम है इसी के अंदर लंग्स है। तो यहाँ से
ये बचा रहे हैं। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कितना शोल्डर, ऊपर कोई जोर से आपको पंच भी करेगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके ये जो आपके शोल्डर हैं, ये बोन्स हैं, कॉलर बोन, ये सब बोन्स इसको बचाएंगी। अगर पीछे से कोई हमें पंच करता है जोर से, तो पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वो हमें बचाएगी, है ना। अगर हम नीचे से देखें, नीचे अगर वाले नीचे कोई पंच करता है तो नीचे भी एक मसल्स होते हैं, हार्ड मसल, दैट इज का डायफ्राम। तो आप देखोगे आपके लंग्स जो सॉफ्ट पार्ट है ये हर तरह से, हर तरफ से घिरा हुआ है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के थ्रू, इसलिए इसको इतने जल्दी नुकसान नहीं हो सकता, है ना। पहली बात आ गई, इट इज़ 2 इन नंबर, तो ये हमारे पास कितने, 2 नंबर में 2 बातें होगी। तीसरी बात, अगर हम शेप की बात करते हैं तो आप साथ साथ ऑब्जर्व भी करो। तो जैसे हमारे पास कोन होता है, तो यहाँ पे उल्टा कोन दिख रहा है, सो इट इज़ ऑफ कोन शेप, तो इसकी जो शेप होती है वो कोन की तरह आपको दिखेगी, जिसमें आप देख रहे हो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है, थोड़ा नैरो है, और नीचे वाला जो इसका पार्ट है दैट इज़ ब्रॉड। सो इट इज़ नैरो एंटीरियरली एंड ब्रॉडर पोस्टीरियरली। सो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करेंगे कि क्या दोनों आपस में जुड़े होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सो बोथ द लंग्स आर सेपरेटेड बाय ए ऑर्गन एंड दैट ऑर्गन इज कॉल्ड हार्ट। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, हार्ट होता है, बट दैट हार्ट इज अ लिटिल बिट टिल्टेड टूवर्ड द लेफ्ट साइड, वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। जैसे आप देख सकते हो कि आपके लेफ्ट जो लंग्स है उसके बीच में आपको एक नॉच दिख रहा है ना, लेफ्ट लंग के बीच में आपको एक नॉच दिख रहा है, मीन्स एक खड्डा सा दिख रहा है, ये वही खड्डा है, यहाँ पे आपका हार्ट अपने आप को एडजस्ट करता है। इसीलिए जो लेफ्ट लंग होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपैरिजन टू राइट लंग, क्योंकि राइट लंग को किसी को भी एडजस्ट नहीं करना है, लेकिन लेफ्ट लंग को क्या करना है, हार्ट को भी एडजस्ट करना है, इसलिए वहाँ पे एक छोटा सा गैप होता है और उस गैप में ही अपने आप को ये एडजस्ट करता है, एंड दैट गैप इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हो, कॉर्डिक नॉच, बिकॉज कॉर्डिक इज एसोसिएटेड विद द हार्ट, हार्ट के साथ वो एसोसिएटेड है, इसलिए इसको बोलते हो कॉर्डिक नॉच, और नॉच को बोल सकते हो खड्डा बोल सकते हो आप, कि एक छोटा सा गैप है वहाँ पे। ओके, सो नंबर भी हो गया, उसकी बात कर ली कहाँ पे है, प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। अब इसका थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं। तो मैंने अभी बोला कि जो राइट आपका लंग्स होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू द लेफ्ट लंग। तो राइट लंग के अंदर अगर हम देखेंगे आपको यहाँ पे 2 लाइनें दिख रही हैं, है ना। ये लाइन नहीं है, ये फिशर है। फिशर होता है जो किसी भी बॉडी पार्ट को कट कर सकता है 2 पार्ट में या 3 पार्ट में। तो यहाँ पे 2 फिशर जो दिख रहे हैं, एक ट्रांसवर्स फिशर है जो इस तरह से फिशर है, जो वो ट्रांसफर फिशर होगी, और आपका जो ओब्लिक फिशर है वो इस तरह से होगा। तो 2 फिशर के कारण, अंदर 2 दीवारों के कारण, 2 वॉल्स के कारण हमारा जो राइट लंग होता है इट इज़ डिवाइडेड टू 3 लोब्स। ओके, कौन कौन सी लोब होगी, एक होगी ऊपर वाली दैट इज सुपीरियर लोब, एक होगी नीचे वाली दैट इज इंफीरियर लोब, एक होगी मिडल लोब। 3 लोब्स बन गई ना, फिशर 2, 3 लोब्स। लेकिन अगर आप लेफ्ट वाली साइड आ जाओ तो लेफ्ट वाली साइड अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, दैट इज 1 फिशर, दैट इज ओब्लिक फिशर, एक लाइन से दिख रही है, और वो लाइन अंदर से हमारे लंग्स को 2 चैम्बर में डिवाइड कर देगी, 2 लोब्स में डिवाइड कर देगी, जैसे हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं इसी तरह से। तो ये जो लोब्स हैं ये 2 इसमें होंगी और 3 इसमें होंगी, दैट इज राइट के अंदर। सो ये बात रही हमारी लोब्स की। अब हम बात करेंगे कि नीचे वाली साइड जो क्या थी, कनकेव साइड थी। ध्यान से देखेंगे तो आपको कनकेव साइड दिखेगी, कहाँ पे, नीचे जो एरिया है, नीचे वाला जो सरफेस है किसका, लंग्स का, एंड दैट इज फिटेड ओवर ए डायफ्राम विच इज कन्वेक्स। इट मीन्स ये कन्वेक्स आ गया और ये कनकेव आ गई, तो हमारे जो लंग्स होते हैं कनकेव डायफ्राम के कन्वेक्स के ऊपर एडजस्ट होंगे। और ये डायफ्राम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो हम सांस को छोड़ते हैं या सांस को लेते हैं, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। ये वो मसल जो हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और हमारे लंग्स को एक्सपैंड भी करवाएगा। तो ये था हमारा, दैट इज़ जिसकी हमने बात की थी लंग्स की। तो यही लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण हम क्या करते हैं, जो सांस ले भी पाते हैं और सांस को छोड़ते भी हैं, हम ब्रीथ इन भी करते हैं और ब्रीथ आउट भी करते हैं। सो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम,
जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या थे और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया था हमने लास्ट में। तो हमने बात की थी सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना है। अगर सेल तक पहुंचाना है तो नेचुरल बात है कोई सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तो वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था जो स्टार्ट हुआ था आपके नोज़ से, नोज़ के अंदर नेज़ल चैम्बर, नेज़ल चैम्बर के आगे क्या था फेरिंग्स, और फेरिंग्स क्या था जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फेरिंग्स था वो कहाँ पे आके कंप्लीट होगा, लैरिंग्स में। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोला था, और लैरिंग्स के आगे हम गए थे तो क्या था ट्रैकिया। ट्रैकिया की प्रॉपर्टी थी कि वो एक विंड पाइप का पहला पार्ट बोल सकते हो या विंड पाइप ही बोल सकते हो, और वो उसके अंदर बहुत सारे कार्टिलेजिनियस रिंग थी जो कोलैप्सिंग से बचाते थे। फिर आगे हमने देखा तो ब्रोंकस प्राइमरी डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइडेड टू टर्शियरी ब्रोंकस, एंड अल्टीमेटली टर्मिनल में क्या था हमारे पास, दैट इज ब्रोंक्यूल्स। और वो ब्रोंक्यूल जो थी आप देख रहे हो दैट अल्टीमेटली टर्मिनेट इनटू एल्वियोलाई, जो एयर सैक, यहाँ पे हमारी हवा इकट्ठी होगी और वहीं पे एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ। और दूसरी साइड हमने देखा लंग्स, जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो इसी कारण है क्योंकि हम लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। तो ये ऑर्गन हो गया, और इसके अंदर हमने देखे थे बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे करैक्टर। इसका साइज़ की बात की, लेफ्ट लंग क्या छोटा होता है, राइट लंग बड़ा होता है। लेफ्ट लंग के पास देखा था एक नॉच होता है, और उस नॉच में एडजस्ट करते हैं हार्ट को। इट मीन्स हार्ट जो है इन दोनों को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। तो ये थे आज के हमारे दैट इज़ टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में।